बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे के निर्माण की बात करें, चाहे गैलेक्सी मेट्रो रेल के निर्माण शुरुआत की बात करें, लगातार अभूतपूर्व विकास के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां अवसर मिला है, सेवा के माध्यम से क्षेत्र के समग्र विकास को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सोच के साथ समाज के सभी वर्गों के हितों की चिंता करते हुए विकास के जो सोपान करने का काम किया था, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, लगभग गए हो तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में जा रही है, जो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। पंजाब में इनकी सरकार जा रही है, कांग्रेस को स्तुति छोड़ के जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि केवल भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विकास में अवरोध उत्पन्न करने का काम करें। जनता को सारी चीजें दिखती है सुरेश भैया, इसलिए जनता के हित में आप काम करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता अगर जनहित में काम करते हैं, जो बीमारू प्रदेश था, जो पिछड़ा प्रदेश था, जो बदहाल प्रदेश था, आज उस सुशासन और समृद्धि के लिए काम करने का काम कर रहा है। पूछना चाहूंगा, मुरली जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुरली जी, जिन मुद्दों की बात राजेश जी कर रहे हैं, क्या इस चुनाव में उन मुद्दों पे बात हुई? विकास के जहां तक बात है, विकास का कार्य जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है, वो सराहनीय है। काफी कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जहां तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात है, जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, ये भी इस बार चुनाव में छाया रहा। यदि आप योगी आदित्यनाथ के अगर भाषण भी सुनेंगे तो हर भाषण में वो ध्रुवीकरण की बात कहते थे, 80-20। तो ये जो चीज है, ये भी एक तरह से चुनाव का प्रभाव जरूर किया है। लोगों को एक तरह का डर दिखाने का भी प्रयास हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पिछले 5 साल में जिस तरह का विकास का कार्य किया है, जो काम पहले कभी नहीं हुआ, उस तरह से अद्भुत रूप से वहां पे विकास का कार्य उन्होंने किया है। शायद उसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वहां पर सत्ते पे आ रही। जी जी। और यूपी के रुझानों को देखकर यहाँ पे बीजेपी निश्चित तौर पर गदगद है। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे बोले हैं कि सफा है, बेवजह अखिलेश खफा है। इस तरह के भी बयान अभी निकल के सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, अब बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। गांधी जी, जैसा कि राजेश जी कह रहे थे कि किसानों को अतिरिक्त पैसा मिला है, मैं बता दूं कि ये तमाम चुनाव के दौरान भी, उसके पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 3 सालों से गन्ना के किसानों को पैसा नहीं मिला है। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी में अग्रणी राज्य है। ये जो दावा कर रहे हैं, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। कोई भी चुनावी सभा या भाषण ऐसा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिसमें जहर घोलने का, ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं हुआ हो। महंगाई, रोजगार, विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। ये केवल 80-20 के नारे पर और इस प्रकार से डर दिखाकर, गांधी जी, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के खिलाफ डर दिखाकर जिस प्रकार से, और पूरा देखिए, कांग्रेस की लड़ाई केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कभी नहीं रही, सामाजिक न्याय के लिए लड़ा है। एक उदाहरण देता हूं गांधी जी, कठुआ, उन्नाव, हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को बलात्कारियों के समर्थन में खड़े देखा देश ने। जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने जीप के टायर के नीचे कुचला, तो ये जो है वो चुनाव में, ये जब चुनाव आया तो ये एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग का डर दिखाकर जिस प्रकार से ध्रुवीकरण और ये लड़ लेते, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये जब चुनाव में जाते हैं तब ये विकास मुद्दा नहीं होता, बेरोजगारी और महंगाई इनके लिए मुद्दा नहीं होता। गरीबी क्या हालत है, बेरोजगारी और भुखमरी के यूपी में क्या हालत है, तो उस पर ये कभी चुनाव में नहीं जाते। तो भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक पाखंड है गांधी जी। लेकिन निश्चित रूप से जो भी जनादेश है, जो रुझान आ रहे हैं, वो स्वीकार है। हम संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पहले दिन से है और इस यूपी चुनाव में भी जो आधी आबादी है जिसका भारतीय जनता पार्टी ने लगातार शोषण किया, आरएसएस और भाजपा में महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी जो चरित्र है वो प्रमाणित हो चुका है। वहां माननीय प्रियंका जी के जाने से, भूपेश बघेल जी के जाने से, और प्रियंका जी ने तो नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो जो पीड़ित, शोषित और प्रताड़ित है, उनके अंदर ये हौसला कांग्रेस ने पैदा किया है कि लड़ने का जो उनके अंदर हौसला है, ये भी एक उपलब्धि है। निश्चित रूप से जो ये परिणाम है, इनके आधार की हम समीक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन यह कहना कि विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है। ये चुनाव में पूरे समय 80-20 का नारा देकर एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग में डर पैदा करने की उनका भरपूर प्रयास इन्होंने किया। और जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी को सरेंडर करके अपने पक्ष में उपयोग किया, तो ये
हर तरह से ध्रुवीकरण में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी की तौर पे काम कर रही थी बीएसपी? बिल्कुल बिल्कुल, इनका चरित्र है अंतागढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी प्रमाणित हो चुका है। इनका राष्ट्रीय प्रभारी शिव प्रकाश भी ने कहा कि आप अपने पुरुषार्थ में नहीं, बी टीम के भरोसे करते हो। तो ये जो है, यही तो इनका हर जगह में, हर चुनाव में ये ऐसा देखने को मिल रहा है। तो एक नई, और यहाँ के नेता भी कह चुके हैं कि अटल अडवाणी के दौर का जो इनका सिद्धांत था वो पार्टी कब से किनारे कर चुकी है। इनका एकमात्र लक्ष्य जो है चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये लड़ाई तो इसमें, उस मामले में प्रतिस्पर्धा तो है नहीं गांधी जी। हम तो सैद्धांतिक रूप से विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और सामाजिक न्याय जो है हमारा सबसे प्रमुख फोकस है। जी, केवल सत्ता प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्ता प्राप्ति ही उद्देश्य है आपका राजेश पांडे जी? देखिए, सत्ता प्राप्ति उद्देश्य किसका है ये तो दिख रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें रही, साफ दिखा केवल सत्ता सुख भोगने का काम ये सरकारें करी, कभी जनता के हितों की, जनता से के वादों की चिंता सरकारों ने नहीं की, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस दिन ब दिन कहना चाहिए समाप्त होती जा रही है। अंतर्द्वंदों के चलते, आपसी लड़ाई के चलते और राष्ट्रीय नेतृत्व की स्वीकार्यता के अभाव में पूरा देश ने नकार दिया कांग्रेस को। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात कर रहे थे ध्रुवीकरण की। अरे ध्रुवीकरण का काम तो कांग्रेस करती थी, एक वर्ग विशेष की राजनीति करने का काम कांग्रेस करती थी, राम भक्तों पर गोली चलवाने को वालों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती थी, जय श्री राम कहने वालों को सांप्रदायिक कहने का काम कांग्रेस करती थी। और यूपी में तो योगी जी ने दिखाया कि जो दंगों के लिए प्रदेश जाना जाता था, एक दंगे नहीं हुए उस प्रदेश में। जो माफियाओं के राज के लिए जाना जाता था, गुंडा टैक्स के लिए जाना जाता था, वहां के माफिया और गुंडा जेल में है। वहां की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत करने का काम किया। माताओं बहनों का निकलना दूभर था, उनको मजबूत कानून व्यवस्था देने का काम किया। और इसका परिणाम है कि आज वहां के माफिया, वहां के गुंडे या तो जेल में है, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्य में है, या तो सुधर गए। ये इस बात को इंगित करता है। 2000 करोड़ की संपत्ति इतिहास में पहली बार हुई है गांधी जी। वहां 2000 करोड़ की संपत्ति जो गुंडे, जो माफिया अवैध कब्जा करके बनाए, तो उनको कहना चाहिए जब्त करके राजा अपने राजकोष में लाने का काम अगर किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता दिव्यता अगर दिखती है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कारण दिखती है। सामाजिक सद्भाव के लिए हमने काम किया, हमने जाति विशेष के लिए कभी योजनाएं नहीं बनाई। इनकी योजनाएं बनती थी, कहते थे इस देश में संसाधनों पर किसी का अधिकार तो अल्पसंख्यकों का है। धर्मनिरपेक्षता के ढोंग रचने वाली कांग्रेस ने केवल सांप्रदायिक राजनीति करने का काम किया, वर्ग विशेष की राजनीति का काम किया। परंतु माननीय मोदी जी जब आए 2014 में उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, समग्र विकास होना चाहिए। समाज हर वर्ग विकास के पथ पर अग्रसर हो, हर वर्ग समान रूप से आगे बढ़े, उसको समान रूप से अवसर मिले, योजनाएं बने, नीतियां बने तो समाज के सभी वर्गों को छूने वाली बने, सर्वव्यापी बने। उसका परिणाम है कि 2-2 बार के केंद्र में हमारी सरकार है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, वहां कोविड मैनेजमेंट को आप देख लीजिए, वहां पे अर्थव्यवस्था को देख लिया। 4.5 लाख शासकीय नौकरी दी है हमने 4 साल में, 5 साल में। और संविदा कर्मियों के माध्यम से 3.5 लाख नौकरियां हर जिले में करने का काम किया। कांग्रेस सीधे तौर पे ये कहना है कि आपने ध्रुवीकरण किया और जिसके जरिए ये नतीजे यहाँ पे निकल के सामने रहे। मुरली जी, अगर देखा जाए रुझानों में जिस तरह से यूपी में इतिहास रचने जा रहे हैं योगी, और पंजाब में जो आपकी स्थिति है, तो आपको नहीं लगता कि एक दशकों का इतिहास यहाँ पे टूटता नजर आएगा? मिथक टूटेगा यहाँ पे, सत्ता में लौट रही है बीजेपी। हाँ, बीजेपी जिस तरह से वहां पे सत्ता में लौट रही है, उससे तो जो पहले भी अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से वर्किंग है, मैंने पहले भी कहा उत्तर प्रदेश में जहां पे डेवलपमेंट की बात कभी होता नहीं था, वहां पे हमेशा ही जाति और कास्ट के आधार पर वोट मांगे जाते थे। वहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विकास कार्य किया है उस पर भी लोगों का नजर गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहा है उसमें यदि राजनीतिक विरोधियों का अगर उन पर आरोप भी लगा है, कई बार कई तरह के, किसान का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो या ध्रुवीकरण का मामला, आरोप सब कुछ लगने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर दोबारा सत्ता पे आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो जनता के लिए जो न्याय की बात है, जो पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दे, तो जिस तरह का न्याय का आंकलन जनता करती है, मुझे लगता है कि वहां के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ बेहतर न्याय दिया है उनको,
लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, और जो उनकी मन की बात है उसको समझ कर उन्होंने वहां पे विकास का कार्य किया है। पंजाब के नतीजों पर क्या कहेंगे मुरली साहब, पंजाब के नतीजों पे? पंजाब के नतीजे, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का तो किसी तरह का कोई नामो निशान पहले भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस ने अपने आप को वहां पे जो स्थिति में लाया है उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कैप्टन अमरिंदर को हटाने के बाद वहां पे सिद्धू को लाया, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, और वहां पे कांग्रेस में आपसी जो फूट है, आपसी जो लड़ाई है, उसी वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ है। अन्यथा कांग्रेस की जो पंजाब में जो कांग्रेस की स्थिति है बेहतर होती। आपको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का, जिस तरह से जो राज था उसके बाद उनका जो परिणाम है वो तो है ही है, लेकिन कांग्रेस को वहां पे दोबारा शासन पर आने के एक मौका था, बेहतर राज कार्य करने के बावजूद भी वो अगर नहीं आ पाया है, उसका मतलब यह है कि पार्टी के ऊपर जो लोगों को जो चुनाव के समय जिस तरह का वहां पे जो पार्टी के भीतर जो भीतराघात हुआ है, जिस तरह से एक रिसेंटमेंट पैदा हुआ है, उस वजह से पार्टी को वहां पे मुक्की खानी पड़ी, और ये आपको वहां पे उसका भरपूर फायदा आपने उठाया, और आप मुझे लगता है कि पहली बार कोई फुल स्टेट में अपना सरकार बनाना जा रही। जी जी जी। और सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे लगता है कि ये तमाम जो नतीजे आ रहे हैं जिन जिन राज्यों से, उस पर समीक्षा करना बेहद ही खास हो जाएगा कि जहां आप सत्ता में थे वहां अब सत्ता से अब दूर होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो बांटने और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करने की जो साजिश है, वो पंजाब में भी, जिस प्रकार से हम यूपी में बात कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को वहां बी टीम के रूप में उपयोग किया, उसी तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ भी छुपी नहीं है। मैं समझता हूँ, देखिए गांधी जी, अभी राजेश भाई कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, योगी जी देश के इकलौते ऐसे नेता है जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने खिलाफ 2-4 और दर्जन नहीं 58 मामले जिसमें संगीन अपराधों में वो संलिप्त रहे, वो मामले वापस हुए हैं। तो ये इनकी कानून व्यवस्था है कि खुद के सरकार में खुद के खिलाफ जो आरोप थे उसको हटा लिया गया। ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, 97% लोगों की आय घटी है, और जो मित्र है हर 20 महीने में 2.5 गुना उनकी संपत्ति हो जाती है। तो ये किसका विकास कर रहे हैं, ये भी सर्वविदित है। कोविड में उत्तर प्रदेश की क्या हालत रही, नदियों में बहती लाशें और रेतों में दफन लाश, और सरकार के द्वारा रामनामी नोचते जो दिखा है वहां पर तमाम वीडियो और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो हुई है बातें, तो ये चुनाव के बाद यही बात करते हैं। ये देखिए जो स्थिति है वो सबके सामने है, और अर्थव्यवस्था का जो बंटाधार, यूपी में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का जो आलम है गांधी जी, वो भी ये चुनाव जब मोड में होते हैं तो इनको हर तरह से हर प्रकार से केवल और केवल परिणाम चाहिए। उसके लिए इनके जो षड्यंत्रकारी जो कार्यक्रम होते हैं, जिनको ये तथाकथित चाणक्य की नीति कहते हैं, उससे भी जनता वाकिफ है। पिछले चुनाव में हमने देखा, पिछले बार तो गोवा में कांग्रेस की सीटें 17 थी, इनके तो 12-13 थी ना, उसके बाद भी ये सरकार बनाए। राम माधव का बयान आपको याद हो कि भाजपा आज ऐसी स्थिति में है कि बिना चुनाव लड़े ही सरकार बना सकती है। तो ये पूरे टाइम केवल चुनाव मोड में रहते हैं, इनको सामाजिक न्याय से कोई सरोकार नहीं, विकास तो इनका मुद्दा शुरू से नहीं रहा है। केवल ये 80-20 का जो नारा है उसको कैसे लोगों को डर दिखा के एक वर्ग के खिलाफ खड़ा कर सके और उसको चुनाव परिणाम में बदल सके। भारतीय जनता पार्टी में आज कोई इथिक्स बची नहीं है, केवल और केवल इनको सत्ता चाहिए। सत्ता की हवस में आज ये इतने मगरूर हैं कि इनको ये इन सब चीजों का विकास, सामाजिक न्याय और बेरोजगारी, महंगाई का क्या आलम है वो तो दिख ही रहे गांधी जी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए समीक्षा का विषय है, बिल्कुल अपेक्षा के विपरीत है, और जनादेश का पूरा सम्मान है। हम विधानसभा वार भी इसकी समीक्षा करेंगे, और ये हमारी अपेक्षा के विपरीत नहीं है, चिंतन का विषय है गांधी जी। मैं आखिरी सवाल लूंगा मुरली जी से। मुरली जी, अगर देखा जाए जिस तरह से जो सीट थे पिछली बार बीजेपी के, अनुमान यही लगाया जा रहा था कि उतनी सीटें नहीं आएंगी, अभी भी 62 सीट पीछे चल रही है बीजेपी, मतलब वो जो जनादेश पिछली बार मिला था वो नहीं है। सपा बहुत बेहतर स्थिति में है, प्लस कर रही है यूपी में, ये क्या दर्शाता है? जो एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर है वो हर सरकार के साथ ये होती है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि भाई अगर आप पिछले बार आपको अगर 300 से ज्यादा सीटें मिली है और इस बार उतना सीट आ पाए, ये बहुत कम होता है। एक बार मोदी जी के साथ हुआ था, मोदी जी जितने सीट लेके आए थे उससे ज्यादा मोदी को मिला है, यानी एंटी इंकम्बेंसी उस समय काम नहीं किया। यहाँ शायद एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर थोड़ा है, लेकिन
मुझे नहीं लगता है कि एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा वहां पे काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से रुझान बता रही है तो कम से कम 300 के आसपास सीट भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल सकती है, जिस तरह से रुझान है, इनिशियल रुझान जो आ रही है। 262 सीट का अभी रुझान है कि यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही है, 125 पे सपा आगे चल रही है। अगर 15 हॉट सीट जो बात करें, सिराधु से केशव मौर्य आगे चल रहे 609 वोट से, कैराना जो काफी सबकी नजर जिस पे बनी हुई थी उसमें सपा को बढ़त है, और पुलिस की नौकरी छोड़ने वाले असीम यहाँ पे पीछे चल रहे हैं। तो ये अभी मौजूदा स्थिति है, पल पल की घटना पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ईवी मुरली साहब आपका, राजेश पांडे जी आपका और सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।